हेलो एवरीवन। देखिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर हायर परचेज। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कल सिखाया था अकाउंटिंग इन द केस ऑफ हायर परचेज। ठीक है, तो हमने डिस्कशन किया था अकाउंटिंग किस तरीके की होगी, आपको याद होगा तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथ में। अगर हम हायर परचेजर की बुक्स में बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, हायर परचेजर एसेट को एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट करते समय क्या एंट्री करेगा वो, हायर परचेज एसेट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, किस प्राइस से, हमेशा कैश प्राइस से। अगर आपको हायर परचेज प्राइस गिवन है तो आप उसको डिस्काउंटिंग करके निकालना है कैश प्राइस को। दूसरा फिर वो क्या करेगा, डाउन पेमेंट करेगा। और एंट्री क्या आएगी डाउन पेमेंट की, याद करें आप, क्या एंट्री आएगी डाउन पेमेंट की, हायर वेंडर टू बैंक। फिर एक साल बीतेगा और साल के एंड में वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट चुकाने के पहले पूरे साल का एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा। और एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, कि हमें ब्याज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, हमें हायर वेंडर को देना। अगली एंट्री क्या आएगी, हायर वेंडर टू बैंक, इंस्टॉलमेंट चुकाने के। तो साल में हम एसेट एक्वायर करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे, पूरे साल का इंतजार करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएट करेंगे एसेट को, डेप्रीसिएशन टू एसेट। और फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन को P&L में ले जाएंगे। ठीक है, तो एंट्री आ जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। और हायर जो वेंडर है वो किस तरीके की अकाउंटिंग करेगा, तो वो बेचते समय वो एंट्री करेगा, उधार बेचा है उसने, तो जैसे उधार बेचने की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल। तो डेटर की जगह लिखेगा हायर परचेजर टू सेल्स, सेल्स वर्ड यूज़ करेगा क्योंकि उसके लिए ऑर्डिनरी सेल है। फिर उसको डाउन पेमेंट मिलेगी तो वो एंट्री करेगा बैंक टू हायर परचेजर, यही एंट्री होगी। आराम से दोहराएं आप, मैं जानबूझ कर नहीं दिखा रहा आपको। फिर तीसरी एंट्री क्या होगी, तीसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट की इनकम को ड्यू करने की। इंटरेस्ट की इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी, तो हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। फिर इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो बैंक टू हायर परचेजर। फिर वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट की इनकम को P&L में ले जाएंगे, डेप्रिसिएशन वो नहीं लगाएंगे और सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की अकाउंटिंग एंट्रीज हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको इसी बेस पे एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने आपको हायर परचेज एसेट बनाना सिखाया था और हायर वेंडर का अकाउंट बनाया था। फिर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप इसको ट्राई करके आएँ। ठीक है, तो आपको ये ट्राई भी करना था ये होमवर्क, तभी आज की आपको लेक्चर साथ में समझ आएगा। मैंने एक और क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल से दिया था, इलस्ट्रेशन 6 या क्वेश्चन नंबर 6 जिसे हम बोल रहे हैं। आप चाहें तो इसको स्टडी मटेरियल में इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। मैं इसलिए चेक नहीं करा रहा क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है और मैं अगर आपको आंसर चेक कराऊंगा तो बहुत लेंदी दिखेगा, जबकि बहुत सिंपल है, इसलिए आप खुद ही उसको चेक कर लें। ठीक है, तो आज हम आगे बात करते हैं और जो हमें आगे डिस्कस करना है उस कॉन्सेप्ट का नाम है रीपोजीशन ऑफ एसेट। ठीक है, रीपोजीशन ऑफ एसेट। सबसे पहला पॉइंट कि इसका मीनिंग क्या है, तो रीपोजीशन ऑफ एसेट मीन्स taking back the possession of hire purchase asset by hire vendor on non payment of installment by hire purchaser। यानी कि जब हायर परचेजर जो स्टेटेड स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट थी वो आपको टाइम टू टाइम चुकानी चाहिए थी, जब आप उन इंस्टॉलमेंट को नहीं चुकाते हैं यानी आप पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो फिर हायर वेंडर अपना एसेट क्या करता है, वापस ले लेता है। ऐसा नहीं कि आप ने बस चूक गए आप इंस्टॉलमेंट देने में, वो वापस ले लेगा। वो आपको नोटिस देता है, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, जिसमें वो लिखता है कि ये फाइनल नोटिस है, अगर आप अब भी मेरा पैसा नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा, आपका एसेट रीपर्चेज कर लूँगा। ठीक है, तो एसेट को रीपर्चेज कर लिया जाता है। अब हमारे सिलेबस में रीपर्चेशन के दो तरह के क्वेश्चन हैं।
कैसे कैसे अपन डिस्कस करते हैं। तो रीपोजीशन को हमारा चैप्टर दो कैटेगरी में बांट देता है, दो तरह के क्वेश्चन करवाता है हमसे। पहला कंप्लीट रीपोजीशन, दूसरा पार्शियल रीपोजीशन। अब क्या मतलब है कंप्लीट रीपोजीशन का, क्या मतलब है पार्शियल रीपोजीशन का? तो देखें, हो सकता है हम हायर वेंडर से एक एसेट लेके आए हों, या दो लेके आए हों, या 5 एसेट लेके आए हों। तो जब वो हमारी डिफ़ॉल्ट पर सारे के सारे एसेट वापस ले लेता है, सारे के सारे एसेट, मतलब जितने भी एसेट उसने हमें हायर परचेज पे दिए थे, वो सारे एसेट जब वापस ले लेगा तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट रीपोजीशन। ठीक है, हायर परचेज पर जितने भी एसेट्स लिए थे उन सारे एसेट्स का रीपोजीशन हो जाना। वो सारे एसेट ही लेके चले गए, है ना। सपोज हम उनसे 3 टेम्पो लाए थे, तो हमने डिफ़ॉल्ट कर दी पेमेंट में, तो उन्होंने तीनों के तीनों टेम्पो वापस ले लिए। इसको हम बोले कंप्लीट रीपोजीशन। अब कुछ नहीं बचा ना, सब खत्म हो गए। अब जब वो सारे एसेट ले जाएंगे तो एक बात बताएं, क्या अपने पास एसेट का अकाउंट अब भी बचेगा या अब नहीं बचेगा? तो मान लो 3 एसेट लाए थे हम, तीनों के अकाउंट खोले थे, तीनों एसेट को वापस ले गए, तो तीनों एसेट के अकाउंट खत्म हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि 3 एसेट लाए थे आप, सपोज आपने पैसे नहीं चुकाए, वो तीनों वापस ले गया, तो एसेट का अकाउंट आपके यहाँ खत्म हो जाएगा। और क्या अब भी आपको वेंडर का पैसा चुकाना होगा, या आज के बाद आप कोई पैसा नहीं चुकाएंगे? सर अगर वो सारा एसेट लेके चले जाएंगे वापस, तो हम क्यों एक्स्ट्रा पैसा चुकाएंगे? करेक्ट। तो इसका मतलब कि हायर परचेज जो एसेट के अकाउंट थे, वो एसेट के अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे। जो हायर परचेज का, हायर वेंडर का अकाउंट हमारे यहाँ खुला हुआ था, अगर हम परचेजर के एंगल से बात करें तो वो अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। वेंडर के एंगल से बात करें तो वेंडर को भी अब हायर परचेजर से कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो अपने एसेट वापस ले गया है। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस both hire purchase assets account and hire vendors account, तो हायर परचेज एसेट अकाउंट और हायर वेंडर्स अकाउंट विल क्लोज, है ना। सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। अगर पार्शियल रीपोजीशन होगा तो, और सर क्या कहलाएगा पार्शियल रीपोजीशन? तो पार्शियल रीपोजीशन मतलब कि उन्होंने सपोज 3 एसेट दिए थे, उनमें से केवल एक एसेट को वो क्या कर रहे हैं? वापस ले जा रहे हैं। तो कुछ एसेट्स को रीपोजेज करना और कुछ एसेट्स को छोड़ जाना। सारे एसेट नहीं ले गए वो हमारी गलती पर, कुछ रीपोजेज कर लिए उन्होंने और कुछ एसेट वो छोड़ के चले गए हैं। तो उन्होंने बोला चलो आपको हमने 3 टेम्पो दिए थे, आपने पेमेंट नहीं करा, हम 1 टेम्पो वापस ले जा रहे हैं, अब आप आगे क्या करना, बचे हुए 2 टेम्पो का पेमेंट कर देना। तो बताएं क्या अभी भी टेम्पो का अकाउंट खुला रहेगा? हाँ सर, क्योंकि 3 में से 1 चला गया लेकिन 2 तो बचे हैं ना, तो उनका अकाउंट खुला रहेगा। क्या अभी भी वेंडर का अकाउंट खुला रहेगा? हाँ सर, क्योंकि 1 एसेट गया है लेकिन 2 बचे हैं, तो अभी भी तो हमें उनका 2 एसेट के लिए पेमेंट करना है। तो इस केस में बोथ हायर परचेज एसेट अकाउंट एंड हायर वेंडर्स अकाउंट खुले रहेंगे। तो 2 तरीके का रिपोजिशन है अकाउंटिंग पर्पज से। पहला कंप्लीट रिपोजिशन, जहां उन्होंने जितने एसेट दिए थे वो सारे वापस ले गए।
दूसरा है पार्सल रिपोजिशन, मतलब उन्होंने जितने एसेट दिए थे उनमें से कुछ छोड़ के बाकी ले गए। जब वो सारे एसेट ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनका अकाउंट जो हायर परचेज एसेट का अकाउंट वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि एसेट ही नहीं बचा, और वेंडर का अकाउंट भी खत्म हो जाएगा क्योंकि अब हमें कोई पैसा नहीं चुकाना। आप एसेट ही ले गए, हम क्यों पैसे चुकाते रहेंगे। अगर पार्सल रिपोजिशन हुआ यानी कुछ एसेट छोड़ गए हैं वो, तो चूंकि कुछ एसेट छोड़ गए हैं तो उन एसेट का अकाउंट भी बचेगा और उनका अभी हमें पेमेंट भी करना बाकी है, इसलिए हायर वेंडर्स का अकाउंट भी खुला रहेगा। ओके, तो अब मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराता हूँ। आपके नोट्स का मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कंप्लीट रिपोजिशन के लिए है, और आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पार्सल रिपोजिशन के लिए है। एक ही क्वेश्चन है जो आईसीआई ने आज तक बनाया है, दिया है कंप्लीट रिपोजिशन के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो ठीक है, मैं पहले आपको कंप्लीट रिपोजिशन क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ और फिर अपन पार्सल रिपोजिशन क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, अपन थ्योरेटिकल जितना डिस्कशन करना था कर चुके हैं इस पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये है, इसमें लिखा है अब मशीनरी सोल्ड ऑन हायर परचेज, एक मशीन को हायर परचेज पर बेचा गया। द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट है 4, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो बोले कि 4 इंस्टॉलमेंट हैं, वो भी साल के एंड पे आएंगी। ठीक है, और साल कब से शुरू हो रहा है, एग्रीमेंट की डेट से जो साल शुरू हो रहा है उसके एंड पर आएंगी 6000 6000 6000 6000। आप ऐसा मीनिंग तो नहीं निकाल रहे कि इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से इंस्टॉलमेंट शुरू है, नहीं नहीं नहीं। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि द टर्म ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 6000 की इंस्टॉलमेंट है जो कि एंड ऑफ ईच ईयर, साल के एंड में दी जाएगी। ईयर कब से कमेंस हो रहा है, कमेंसिंग फ्रॉम डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट से कमेंस होता हुआ जो ईयर है, मान लो यानी आपने 1 अप्रैल को एग्रीमेंट किया तो 31 मार्च को जो ईयर एंड हो रहा है वहाँ पे आपको पहली इंस्टॉलमेंट 6000 की देनी होगी। इंटरेस्ट इज चार्ज एट 20% एंड इज इंक्लूडेड इन दी एनुअल पेमेंट ऑफ 6000। तो बोले ब्याज 20% है जो कि ऑलरेडी इंक्लूड है। शो मशीनरी अकाउंट, पहली चीज़ आपसे पूछी गई है आप मशीनरी अकाउंट बनाएं, बहुत बढ़िया। दूसरा हायर वेंडर्स अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ द परचेजर हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ 3rd ईयरली पेमेंट, उसने 3rd इंस्टॉलमेंट में क्या कर दी, डिफॉल्ट कर दी। वेयर अपॉन द वेंडर रीपजेस द मशीनरी, और वेंडर ने अपनी मशीन को रीपजेस कर लिया। द परचेजर प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस, 10% पर एनम से WDV से डेप्रिसिएशन लगता है। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। देखें डेट्स नहीं दी गई हैं तो हम ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन शुरू होना है, चाहे हमें वो मशीनरी अकाउंट बनाना हो वो भी कैश प्राइस पे बनेगा, जो हायर वेंडर अकाउंट बनाना है वो भी कैश प्राइस पे बनेगा। तो पहले हमें कैश प्राइस निकालना होगा, जबकि हमें 6000 6000 6000 6000 की 4 इंस्टॉलमेंट पता है और 20% की इंटरेस्ट की रेट है। तो कैसे निकालेंगे, हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के करेंगे। तो सबसे पहला वर्किंग नोट बन जाएगा। अब वर्किंग नोट शुरुआत में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें बाद में बनाएं। अगर आप चाहते हैं बाद में बनाएं तो आप पहले अकाउंट बना लें, है ना। 3rd ईयर डिफ़ॉल्ट हो रही है तो आप इतनी जगह छोड़ें अकाउंट बनाने में कि 4 साल की अकाउंटिंग आराम से हो सके, 3 से 4 साल की। ठीक है, तो मैं पहले अकाउंट बना देता हूँ फिर वर्किंग नोट बना देता हूँ। आप चाहें तो पहले वर्किंग नोट बना लें, ठीक है, जो आप करना चाहें। आप बिल्कुल पैनिक ना हो कि सर हम वर्किंग नोट पहले बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं बना के ही दिखाता हूँ आपको वर्किंग नोट पहले कैसे बनाया जाता है। तो आए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस यूजिंग एन्युटी। ठीक है, तो एन्युटी यूज़ करते हुए ये है ईयर, ये है जो भी इंस्टॉलमेंट हम चुका रहे हैं, ठीक है, और ये है एन्युटी फैक्टर
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 20%, और ये है प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट की। तो ईयर 0 पे यानी डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। डाउन पेमेंट पे हम डिस्काउंटिंग नहीं करते क्योंकि 0 पे होता है ही नहीं इसमें। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 पे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और 6,000 रुपये दिए गए। 20% की इंटरेस्ट की रेट है। तो आपको कितने से डिवाइड करना है, मैं यहाँ वर्किंग बता रहा हूँ, ऐसे करके नहीं देखना है आपको डिवाइड करना है 1.20 से एक बार इक्वल करना है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 6,000 डिवाइड बाय 1.2 इक्वल टू, तो आ रहा है 5,000। एम प्लस कर रहा हूँ मैं। अगली बार चूँकि सेम अमाउंट है इसलिए आप एक बार और इक्वल दबा दें अगर, तो मतलब 2 बार इक्वल दबाने पे आता है, लेकिन आप चूँकि सेम अमाउंट है तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो आप एक बार और इक्वल दबा दें तो ये आ जाएगा 4166, और नेक्स्ट आ जाएगा 3472, ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा 2893, ठीक है, और ये आ जाएगा कैश प्राइस। ये हो रहा है, एक बार और कर लूँ मैं, 5,000 प्लस 4166, मेरा कैलकुलेटर ख़राब हो गया है, 72 प्लस 2893, तो आ रहा है 15531। फ्रैक्शन में 2 या 3 आ सकता है, ओके, ठीक है। तो एक कैश प्राइस हो गया। अब इसके बाद हमसे जो पूछा गया है वो हम करते हैं। हमसे उन्होंने बोला है कि आप मशीनरी अकाउंट बनाएं, और फिर दूसरा उन्होंने हमको बोला है कि आप वेंडर का अकाउंट बनाएं, ठीक है। तो हम पहले मशीन अकाउंट बना लेते हैं। डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, अगेन डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। और इसका नाम है मशीनरी अकाउंट, हायर परचेज मशीनरी अकाउंट। देखें, सबसे पहली एंट्री क्या आएगी आप बताएं। सबसे पहली आएगी एंट्री हायर परचेज एसेट टू हायर वेंडर। तो ये ईयर 0 पे, मैं इसको ईयर 1 लिख दे रहा हूँ, पूरा ईयर 1 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि डेट नहीं है। सबसे पहले एंट्री आएगी टू हायर वेंडर्स अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री आएगी हायर वेंडर्स अकाउंट की, तो कैश प्राइस से आएगी 15,531, ठीक है। अब एसेट के संबंध में क्या होगा, एसेट आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग बैलेंस। एक मिनट, तो देखें, तो अब लगेगा डेप्रिसिएशन ईयर के एंड पे, ठीक है। तो आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 15,531 इनटू डेप्रिसिएशन की रेट आपको याद है, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV बेसिस पे प्रोवाइड करना है। तो ठीक है, 10% से प्रोवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 1553 आ जाएगा। देखो, थर्ड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, प्रॉपर अकाउंट बनेगा एसेट का, सेकंड ईयर भी बनेगा, थर्ड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई है, तो हम थर्ड ईयर के एंड तक जाते हुए एसेट को रोक देंगे, जिसके बाद वो एसेट कौन ले जाएगा, वेंडर ले जाएगा। लेकिन अभी पहले ईयर में, सेकंड ईयर में तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। तो
तो अब कितना आ जाएगा ये बाई बैलेंस कैरीड डाउन, तो कितना आ जाएगा, माइनस कर दे रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा 13977 13978 ये आ गया। ठीक है, चलो ईयर 2 पे आ जाएं। अब ईयर 2 में सबसे पहले आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन, 13978। फिर से लगेगा डेप्रिसिएशन जो कि ईयर के एंड में लगेगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, WDV मेथड उन्होंने बोला था, तो 13978 का 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, तो इसका 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 10% तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस मैंने ऐसा निकाला, 139.7 होगा तो 98 कर सकते हैं आप। और बाई बैलेंस कैरी डाउन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13978 माइनस इसका 10% हटा दो, तो आ जाएगा 12580। ये सेकेंड ईयर तक का हो गया। अब देखें सेकेंड ईयर तक का हो गया। थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो जाएगा 12580। ठीक है, अब क्या थर्ड ईयर में एसिड यूज़ हुआ, हाँ सर यूज़ तो हुआ, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में जाके डिफ़ॉल्ट हुई है। तो देखो हमने थर्ड ईयर में यूज़ तो किया है, तो हमने डेप्रिसिएशन तो लगा लिया होगा बाई डेप्रिसिएशन, और कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 12580 इंटू 10% WDV के हिसाब से लग रहा था, तो आ जाएगा 1258। अगर इन केस रिपोजिशन नहीं हुआ होता, अगर नहीं हुआ होता ना, अब बात को ठीक समझना, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाता, सर वो तो ले गए ना एसेट को, हाँ अगर नहीं ले गए होते तो क्या होता, कितना आ जाता बैलेंस कैरी डाउन, तो सर फिर आ जाता 11322, इतना आ जाता अगर वो नहीं ले गए होते तो। यानी कि थर्ड ईयर के एंड में एसेट की वैल्यू 11,322 बची हुई थी। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में। मैं क्वेश्चन को यहाँ रोक के और अब मैं बनाता हूँ हायर वेंडर का अकाउंट। ठीक है, तो ये बन रहा है हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, अब हायर वेंडर्स अकाउंट में फिल कर दूं एक बार, यहाँ आ जाएगी डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, रुपये ऊपर लिख दिया था हमने, इन दी बुक्स ऑफ लिख लेना है यहाँ, इन दी बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में हो रहा है, इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है, चलो ये देखते हैं। अब वेंडर का अकाउंट कैसे आता है सर, पहली एंट्री आती है हायर परचेज एसेट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर क्रेडिट होता है, तो हायर वेंडर क्रेडिट में आ जाएगा फर्स्ट ईयर में शुरुआत में साल की बाइंग हायर परचेज मशीनरी। ठीक है, मशीनरी आई कितने रुपए की, जो कैश प्राइस पे लिखते हैं हम सर इसको। ठीक है, तो कैश प्राइस कितना था, 15531 15531। तो ये हो गया, हमने एसेट को एक्वायर कर लिया। अब अगर टू डाउन पेमेंट कुछ की गई होती
तो बिल्कुल साल की शुरुआत में, मैंने ईयर 0 जानबूझ के नहीं लिखा, आप कंफ्यूज हो जाते। डेट होंगी तो अपन प्रॉपर लिखेंगे कि अगर ये 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है तो पहली एंट्री 1 अप्रैल की होगी, डाउन पेमेंट 1 अप्रैल का होगा और इंस्टॉलमेंट 31 मार्च की होगी। ठीक है, तो यहाँ टू बैंक मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट लिख रहा हूँ डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट। इतना गंदा राइटिंग हो गई है मेरी, डाउन पेमेंट। ठीक है, तो डाउन पेमेंट तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या हुआ, पूरे साल का इंतज़ार हुआ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट साल के एंड से चुकाना शुरू की गई, तो पूरे साल का इंतज़ार हुआ और फिर लगा इंटरेस्ट, तो बाई इंटरेस्ट। और चूंकि कोई डाउन पेमेंट नहीं हुआ इसलिए प्रिंसिपल पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग था 15531 और इंटरेस्ट की रेट थी 20%। SLM की WDV बताएं, इंटरेस्ट भी SLM WDV पे लगता है इंटू 20%, तो कितना हो गया ये 3106। कुछ बच्चे बोल रहे हैं WDV, बाहर से बोल रहे, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो WDV नहीं लगता, इंटरेस्ट। इतना ब्याज हो गया। अब हमने इंस्टॉलमेंट चुकाई टू बैंक, और जो इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपये की थी वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट थी, तो ये 6,000 हमने चुका दिए, बाकी बच गया टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो देखो कितना बच गया, 15531 पहले से था, प्लस 3106 इतना इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल हो गया 18637, और माइनस इसमें से कितना पे कर दिया, 6,000 रुपये हमने पे कर दिया, तो ये आ गया 12637। ओके, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ईयर 2 पे आ जाएगा फिर से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, 12637। अब सेकेंड ईयर के एंड में ही इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो हम इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं बाई इंटरेस्ट, है ना, पूरा साल के एंड में इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो जाएगा 12637 और 20% की इंटरेस्ट की रेट है, तो इसका 20% इंटरेस्ट ये आ जाएगा 2527। ठीक है, 2527 इतना इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर हम चुकाएंगे टू बैंक इंस्टॉलमेंट, जो कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 6,000 है, और बच जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। और कितना बैलेंस बच जाएगा तो हम देखते हैं, तो 12637 था, आप करें, प्लस 2527 का इंटरेस्ट हो गया, इसमें से 6,000 रुपये पे हो गए, तो बचा कितना 9164। कितना बचा 9164, ये सेकेंड ईयर के एंड में बचा। ओके सर, थर्ड ईयर में तो इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं हुई, चलो लेकिन थर्ड ईयर के एंड तक तो चलेंगे ही हम, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये था 9164। फिर पूरे साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन पूरे साल का आउटस्टैंडिंग है, तो हम ईयर एंड पे मांगेंगे, वेंडर हमसे पैसे मांगेगा तो ब्याज भी तो मांगेगा, तो इंटरेस्ट भी हुआ होगा, और कितना हुआ होगा 9164 का 20%। ठीक है, 20%, तो कितना हो जाएगा 1832, 2 की जगह, ठीक है 2। अब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट, अब देखना यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, मैं थोड़ा आगे तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये इंस्टॉलमेंट चुकाई गई होती, अगर ऐसा होता, तो एंट्री आती टू बैंक, और कितने की 6,000 की इंस्टॉलमेंट चुकाई जाती, और बचता टू बैलेंस कैरी डाउन, और वो कितना बचता तो मैं बताता हूँ आपको। हमारा 9164 का अमाउंट पहले का था, 1832 का ब्याज हो गया था, उसमें से अगर वो 6,000 रुपये चुका देता तो ये बचता 4996। ठीक है, राउंड फिगर में देखें तो 5,000 के अप्रोक्स बचता है ना, राउंड फिगर करना हो तो कर लें। अगर ऐसा हो जाता सर, तो थर्ड ईयर भी
अगर वो पेमेंट कर देता, अगर पेमेंट कर देता है ना, ये बात बहुत ध्यान से समझना, अगर पेमेंट कर देता तो ऐसा होता। तो फोर्थ ईयर में क्या होता, ईयर 4 की बात करते हैं हम, अगर होता तो आता बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4996 जो कि अप्रॉक्सीमेट 5000 के बराबर है, और ये आ जाता बाई इंटरेस्ट, ठीक है, तो आ जाता 4996 इंटू 20%, ये होता 999.2, मतलब 1000 का इंटरेस्ट निकल रहा है। ओके, तो इसको एक मिनट ठीक कर लूँ। अगर बात यहाँ तक पहुँचती तो बस हम क्या करते, आखिरी इंस्टॉलमेंट चुकाते टू बैंक, जो कि कितनी होती, 6000 होती। तो आप इसको ध्यान समझना कि ये अप्रोक्स 5000 ये है और 1000 का ब्याज 6000 होती है, और यहाँ अकाउंट क्या हो जाता है, 4 साल में क्लीन हो जाता, क्लियर हो जाता। अगर उसने थर्ड ईयर पेमेंट किया होता तो फिर फोर्थ ईयर तक बात आती, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि उसने थर्ड ईयर में ही पेमेंट नहीं किया, इसलिए फोर्थ ईयर तक बात आई ही नहीं है। ओके, तो फोर्थ ईयर की बात नहीं आई है, मैं फोर्थ ईयर को क्रॉस कर दे रहा हूँ कि नहीं हुआ। थर्ड ईयर तक बात करते हैं, तो थर्ड ईयर में अगर वो पेमेंट करता तो ऐसा हो जाता। अब उसने थर्ड में नहीं पेमेंट करा, तो आप मुझे बताएं कि थर्ड ईयर में उसका कितना पैसा हो गया था टोटल देने के लिए। तो सर थर्ड ईयर की ओपनिंग में 9164 रुपये तो ओपनिंग था, 1832 इतना ब्याज हो गया था। तो अगर इसको हम लिखें तो ये 10,996, ठीक है। इसको आप थोड़ा राउंड फिगर कर लेंगे तो ये 11,000 बन जाएगा, है ना। तो मैं किसी भी अमाउंट को राउंड फिगर कर दे रहा हूँ, एक किसी पर्टिकुलर अमाउंट को, जिससे ये राउंड फिगर हो गए ख़त्म हो जाए। तो मैं कहाँ कर दूँ, आप जहाँ बोलो, नहीं तो आपको वो थोड़ा सा एक फ्रैक्शन सा लगता रहेगा, सीधा सीधा 11,000 हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू लगाने पे थोड़ा सा फ्रैक्शन हो ही जाता है, तो कहीं भी आप इसको चेंज कर लो। मैं यहाँ 6 या 4 की जगह कर देता हूँ, या 4 की जगह अगर मैं 8 कर दूँ तो ये डिस्कशन एंड हो जाएगा। और ये फिर कितना हो जाएगा, ये 5000 आ जाएगा, ओके, और इसका टोटल 11,000 आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि फ्रैक्शन की वजह से आता है इतना डिफरेंस, है ना, हमने प्रेजेंट वैल्यू ली है। चलो अब समझते हैं अच्छे से। तो उसको यहाँ इंस्टॉलमेंट 5 की चुकानी थी, 6000 चुकाता, बचा हुआ 5000 यहाँ पहुँच जाता, उस पर 1000 का ब्याज लगता, 6000 यहाँ चुकाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन उसने यहाँ पेमेंट नहीं किया, तो अब उसके कितने हो गए, 11,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो गए, उसने पैसा नहीं दिया। पैसा देता तो टू बैंक आता, लेकिन पैसा नहीं दिया तो आया टू हायर परचेज मशीनरी, क्योंकि पैसे नहीं गए तो एसेट ही चला गया, और हमारा एसेट चला गया। क्या अब हमें वेंडर के कोई पैसे देने हैं आज के बाद? सर मैं 1 मिनट सोच के बताऊंगा। एसेट ले गया वो, हाँ एक ही एसेट था, हाँ ठीक है सर, एसेट ही ले गया तो क्यों देंगे। तो अगर हमें अब उसके कोई भी पैसे नहीं देने, तो ये अकाउंट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो उसके 11,000 रुपये मिलने थे, उसने एसेट उठा लिया, तो हमारे हिसाब से क्या है कि एसेट ले गया तो बस बात खत्म हो गई, है ना। 12 देने होते, 15 देने होते, तुम एसेट ले जाओगे तो आज के बाद हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, कंप्लीट रिपोजिशन हो जाएगा। एक तो एसेट ही था, वही तुम ले गए, तो वेंडर का अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। अब हम उसका कभी कोई पैसा नहीं चुकाएंगे, वो एसेट लेके चला गया, ठीक है। अब देखना एसेट अकाउंट की तरफ। एसेट अकाउंट का थर्ड ईयर का क्लोजिंग आ रहा था 11,322 रुपये, यानी कि जो थर्ड ईयर के एंड में एसेट बचा था वो 11,322 रुपये का बचा था। क्या वो अभी भी बचा है या कोई ले गया? सर उसको तो कोई ले गया, है ना। मैं इस अमाउंट को लिख देता हूँ 11,322 को कहीं पे, 11,322 यहाँ कहीं लिख देता हूँ 11,322। क्या ये बचा है या कोई ले गया? नहीं सर कोई ले गया। कौन ले गया? सर वेंडर ले गया।
हायर वेंडर ले गया। हायर वेंडर के हमें कितने चुकाने थे सर? हमें उसके 11,000 चुकाने थे। वो एसेट कितने का ले गया? 11,322 वाला ले गया। मतलब हमें उसकी 11,000 की लाइबिलिटी चुकानी थी, एसेट वो 11,322 का ले गया, मतलब हमें तो लॉस हो गया। इससे अच्छा तो हम कैश में चुका देते तो 11,000 देने पड़ते, और एसेट गया 11,322 का। जो 322 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा गया, ये हो गया बाय लॉस ऑन रिपोजिशन। ठीक है, 322 रुपये का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। और ये दोनों अमाउंट मिला के कितने हो गए? WDV के बराबर हो गए। तो 11,322 की WDV का एसेट 11,000 में वो लेके चला गया, 322 का लॉस। सर 11,000 में लेके चला गया? हाँ, हमें उसके 11,000 देने थे, वो एसेट ले गया। इसका मतलब उसकी 11,000 की लाइबिलिटी एसेट जाने से ख़त्म हो गई। तो एसेट जाने से 11 की लाइबिलिटी खत्म हो गई, एसेट 11,322 का चला गया, इसलिए 322 रुपये का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। और ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? पक्का? इसे हम बोलते हैं कंप्लीट रिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको हम? कंप्लीट रिपोजिशन। ओके ओके। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, है ना, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पार्सल रिपोजिशन के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ओके।